हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल से जुड़ा GS2 गवर्नेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल को लेके गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीवेंस रिड्रेसल की, और ग्रीवेंस रिड्रेसल में क्या क्या खामियां क्या क्या कमियां नजर आ रही हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी कि जो भी लोगों की शिकायतें हैं, कंप्लेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है भारत के अंदर और क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। देखिए, गवर्नेंस के अंदर एक सेवोत्तम मॉडल दिया जाता है। जब भी हम गवर्नेंस पढ़ते हैं उसमें हमें कहा जाता है कि हमें सेकंड ARC की रिपोर्ट्स पढ़नी होती हैं। सेकंड ARC की रिपोर्ट्स के हिसाब से सेवोत्तम मॉडल या सेवोत्तम गवर्नेंस का मॉडल तैयार किया जाता है, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं। उन 3 कंपोनेंट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिटीजन्स ग्रीवेंस रिड्रेसल। अगर आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, अगर आप लोगों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने का वादा करने के साथ साथ उन्हें वो सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हो, लेकिन उन सर्विसेज की जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको आप नहीं सुन रहे हो, और उनको सुनने के बाद अगर सुन भी रहे हो तो उनके बाद आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब कि गवर्नेंस किसी काम की नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिटीजन की ग्रीवेंस रिड्रेसल इतनी जरूरी क्यों है। हमारे देश के अंदर जहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना है कि सिटीजन्स किस तरीके से उनकी सर्विसेज को अवेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम इस क्वेश्चन की वर्डिंग को समझ के आंसर देंगे। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन गवर्नेंस। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, बड़ा ही जेनरिक और बेसिक सा पार्ट है। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू यू रेट ग्रीवेंस रिड्रेसल इन इंडिया, इल्यूसिडेट। अब इसमें क्या होता है, आपने किसी चीज को इवैल्यूएट भी करना है। इवैल्यूएट क्योंकि आपसे रेटिंग पूछी गई है किसी चीज को लेके। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार्स देने लग जाओगे कि 10 में से इतने स्टार या 5 में से इतने स्टार, लेकिन आपको इवैल्यूएशन करना है। तो आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के जो पॉजिटिव्स हैं या जो स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा, उनको भी एन्यूमरेट करना होगा इस आंसर में, और आपको ये भी बताना होगा कि क्या क्या ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन की तीनों डिमांड्स को कवर करो, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल को, ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स को, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो हम कैसे इस आंसर को लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम चाहेंगे कि डेफिनेशन से बता दिया जाए कि ग्रीवेंस रिड्रेसल आखिर होता क्या है। In order to ensure responsive, accountable and user-friendly governance, without first putting in place a reliable and effective grievance redressal, we cannot function. इसमें ये लाइन ऐड कर देंगे, we cannot ensure governance in the country. ठीक है, ठीक है। सो हम इसमें ये लिखेंगे टू इंश्योर, या ऐसे लिख देंगे, ये बेटर रहेगा। To ensure responsive, accountable and user-friendly governance, we cannot be put in place without a reliable and effective grievance redressal system. इस चीज को हम ऐसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग, सबसे पहली लाइन में हमने क्या बताया, हमने डेफिनेशन बता दी कि process of handling the complaints from consumers and citizens as well as the decisions made in response to any issues they present is known as grievance redressal. ये आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर सेकंड लाइन में आप बताएंगे कि to ensure responsive, accountable and user friendly governance we have to put in place a reliable and effective grievance redressal system. अब जब भी आप गवर्नेंस पढ़ते हो तो आप उसके 8 एट्रीब्यूट्स पढ़ते हो, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो, और उन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो जब आप इसके 2-3 शब्दों को, कीवर्ड्स को जब तक आप आंसर में इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका आंसर अधूरा सा लगता है, और इस इंट्रोडक्शन से आपका आंसर काफी हद तक ठीक से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ moving to the body, first thing that has been asked in the question is what is significance of grievance redressal. मतलब grievance redressal से होता क्या क्या है। सबसे पहली बात तो अगर आपने एक गुड गवर्नेंस का प्रॉपर होलिस्टिक मॉडल बनाया है तो उसका एक पिलर ग्रीवेंस रिड्रेसल है। बाकी 2 पिलर भी आप बता दोगे। एक पिलर है सिटीजन चार्टर, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपके सिटीजन्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या
सर्विसेज आपको दी जाएंगी और एक क्लियर कट रोड मैप बताया जाता है कि इतनी देर में आपको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसका मतलब सबसे पहले आप वादा करते हो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का, फिर आप उनको एक्सीलेंट सर्विस डिलीवरी करके देते हो, और अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो उसके लिए पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बना के देते हो। तो ये सेवोत्तम मॉडल के एक बहुत बड़ा पिलर है। दूसरी चीज, आप बेटर पॉलिसी आउटकम्स को डिसाइड कर सकते हो। कैसे? अगर आप लोगों की ग्रीवेंसेस या शिकायतें या कंप्लेंट सुनते हो तो जो भी आपने पॉलिसी नई बनाई है उसका टाइमली और इफेक्टिव कैप्चरिंग होती है फीडबैक की। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म आपको बेहतर अलाउ करता है कि ये डिसाइड करने में कि पॉलिसी सही है या गलत है, पॉलिसी में जो चीजें होनी चाहिए थी क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हो सिटीजन्स को, लेकिन आपने उनके लिए कोई सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल का पोर्टल नहीं रखा हुआ, कंप्लेंट करने के लिए कोई पोर्टल नहीं रखा हुआ, तो आपको तो लगेगा कि भाई सब काम सही से चल रहा है, स्कीम हमने इंट्रोड्यूस कर दी है, लोगों में राशन बंट रहा है, हमने लोगों से फीडबैक ही नहीं लिया। तो एक बेटर फीडबैक मैकेनिज्म के लिए, एक बेटर पॉलिसी आउटकम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये मैकेनिज्म। तीसरा, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी किस तरीके की है ये डिसाइड आप नहीं करोगे, जो यूज कर रहा है उस सर्विस को वो करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं पीएम वानी स्कीम की, पीएम वानी स्कीम में क्या होना था कि वाईफाई के लिए एक्सेस पॉइंट्स या डाटा एक्सेस पॉइंट्स बनाए जाने थे, जहां पे अगर आपके जो लोकल शॉपकीपर्स वगैरह हैं वो जो है डेटा प्रोवाइडर्स की तरह काम करेंगे और उनके यहां लगे हुए वाईफाई से आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर ऐसे सिस्टम के अंदर आपने क्वालिटी ऑफ द सिस्टम इंप्रूव करना है, ये देखना है कि कौन से रीजन्स में, कौन से क्षेत्रों में ये जो स्कीम है सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है, ये तभी आप कर पाओगे जब लोग आपको कंप्लेंट भेजेंगे कि सर देखिए इस रीजन में तो सिग्नल ही नहीं आता है, या इस रीजन में तो 10 किलोमीटर तक दूर तक कोई भी वाईफाई का आपको राउटर नहीं नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब सिस्टम की क्वालिटी और सर्विस की क्वालिटी तभी इंप्रूव होगी जब आप लोगों से फीडबैक लोगे। इसमें एग्जांपल भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, यू कैन ऐड एग्जांपल इन ऑल द पॉइंट्स। गवर्नेंस के आंसर में एग्जांपल लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको जमीन से जुड़े हुए सॉल्यूशंस देने हैं, हवाई बातें नहीं करनी है। चौथी बात ये कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इंश्योर होती है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। जब भी गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन आएगी तो उसमें वो पार्टिसिपेटरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में हमारे देश में बहुत सारे चीजें, बहुत सारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसकी एक एग्जांपल है ग्रीवेंस रिड्रेसल। एक और एग्जांपल आप दे सकते हो सोशल ऑडिट। जब भी किसी गवर्नमेंट स्कीम्स का सोशल ऑडिट का स्कोप रखा जाता है तो उसके अंदर ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा उस स्कीम को ऑडिट करने के प्रावधान या प्रोविजंस रखे जाते हैं। इसी तरीके से अगर लोगों से हम फीडबैक लेते रहे तो हम गुड गवर्नेंस के, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के मॉडल को भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा कह सकते हो कि अगर कोई भी लॉ इंप्लीमेंट होता है तो उस लॉ की इंप्लीमेंटेशन में हमें हर साल बाद या हर 2 साल बाद एक फीडबैक मैकेनिज्म रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। आखिरी चीज, एंटी करप्शन मेजर के तौर पे ये काम आएगा। जहां पे भी हम अपने सिस्टम को क्लीन, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, इंटेग्रिटी से ऑफिसर्स को काम करवाना चाहते हैं, तो इसके चलते ग्रीवेंस रिड्रेसल या कंप्लेंट का मैकेनिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंप्लेंट ही नहीं कर सकते पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ और उस कंप्लेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक करप्शन इकोसिस्टम डेवलप होता रहेगा। तो इसीलिए इस मिसकंडक्ट को रोकने के लिए, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट के लिए भी ग्रीवेंस रिड्रेसल जरूरी है। तो अब हमने इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि भारत में जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स है उसमें आपको क्या, उसको इवैल्यूएट करके आपको क्या लगता है। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि देखिए स्टेप्स तो लिए गए हैं, अब वो स्टेप्स आप यहां पे बता देंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के लिए एक अलग से के अंदर एक अलग से डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इस बात को लेकर है कि यूनियन कैबिनेट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस एस्पेक्ट। दूसरी चीज, लोकपाल, हमें लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 पता है, जिसमें हम करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स की बात करते हैं। हमारे यहां सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं हमने ताकि ग्रीवेंस रिड्रेसल अच्छे से हो सके। ह्यूमन राइट्स कमीशन है स्टेट और नेशनल लेवल पे, विमेंस कमीशन है, ठीक है, अलग अलग कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST है। तो ये सारे के सारे ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ही तो बनाए गए हैं। और
अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं तो इकोनॉमिक सिस्टम में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर काम करती है। अगर हम स्टैट्यूटरी बात करें यानी कि लॉज की बात करें तो हमारे पास आरटीआई एक्ट है, सीवीसी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है जिसमें कंप्लेंट्स की बात की गई है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो एक्ट्स का भी मेंशन कर सकते हो, एक यहां पे एक्ट्स वाला बना लो, है ना। तो जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाला हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और तीसरी सब हेडिंग आप ई गवर्नेंस की बना लो कि ई गवर्नेंस के माध्यम से हम बहुत सारे ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल और सिस्टम्स बना चुके हैं। फॉर एग्जांपल सीपी ग्राम्स, ये रन किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा। DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये पोर्टल चलाता है जिससे आपका एक मैकेनिज्म बना हुआ है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का, और कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का एक सिस्टम बनाया गया है। वैसे ही अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ट्विटर सेवा। आपकी अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में देखा होगा कि ट्विटर में आप कंप्लेंट करते हो तो भी आपकी कंप्लेंट का रेजोल्यूशन हो जाता है। उमंग ऐप, जो ऑल इन वन ऐप बनाई गई है सरकार के द्वारा, NIC के द्वारा, ताकि किसी भी स्कीम से रिलेटेड कंप्लेंट हो वहां पे आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ना आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे याद रखनी होंगी, और ई गवर्नेंस का माध्यम से कैसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं नए नए मैकेनिज्म ग्रीवेंस रिड्रेसल के, वो आपने लिखने होंगे। अब ये तो पॉजिटिव साइड्स हो गया। नेगेटिव साइड यानी कि चैलेंजेस भी आपने बताने हैं। चैलेंजेस में आप बता सकते हो यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल को लेके अभी क्यों we are lagging behind. Why we are lagging behind? We are lagging behind because there may be gender divide or adjustment culture. इनका क्या मतलब है? Gender divide का मतलब है कि women के पास अपने grievances, जो housewives हैं उनके पास अपने grievances एयर करने का माध्यम ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन की या स्मार्टफोन यूजेज की भी, वहाँ पे आज के दौर में भी women की जो यूजेज है वो men से कम है। चाहे हमें पॉपुलर परसेप्शन से लगता होगा कि women ज़्यादा मोबाइल चलाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अभी भी, अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं। दूसरी चीज, एडजस्टमेंट करने की जो कल्चर है हमारे यहाँ, सोशल एस्पेक्ट देख रहे हैं ना, तो एडजस्टमेंट करने का कल्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक बन के आया है। अदरवाइज इफ वी टॉक अबाउट द सिटीजंस, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें लिख सकते हो कि सिर्फ 3% इंडियन पॉपुलेशन ने आज तक RTI फाइल किया है। ये एक जॉइंट स्टडी के द्वारा पता की गई डेटा है कि 3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज एवर फाइल्ड एन RTI। तो आप बहुत ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि RTI कैसे फाइल करनी है। इस वीडियो को देखने वाले कई सारे लोगों को भी नहीं पता होगा कि RTI फाइल करने का प्रोसेस क्या है। हो सकता है पता हो, आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग कि ये अवेयरनेस इतनी कॉमन या इतनी यूबिक्विटस नहीं है कि सभी को पता चल जाए। सिटीजन्स के मन में फियर होता है कि अगर वो किसी अफसर की कंप्लेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन ना लिया जाए, और लैक ऑफ एनोनिमिटी मैकेनिज्म्स कि कंज्यूमर्स अपना नाम नहीं रिवील करना चाहते, और जो ट्रेडिशनल कंप्लेंट मैकेनिज्म है उसमें नाम रिवील करना पड़ता था। ठीक है, एनोनिमस कंप्लेंट आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में CVC को कंप्लेंट करनी है तो आप एनोनिमस नहीं कंप्लेंट कर सकते, आपको नाम देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी को लेके कुछ जो ड्रॉबैक्स है, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कंप्लेंट रिड्रेसल में। फॉर एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एंटिटीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो लोगों की कंप्लेंट लेने के लिए बैठे हैं या एम्प्लॉइज हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है कि वो सही तरीके से एम्प्लॉइज की कंप्लेंट्स को हैंडल कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम RTI में बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन में बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो भी जो आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो अगर की भी जाती है तो फिर दैट ट्रेनिंग इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड लेवल, तो वो एक इशू है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म या डिलेज एक इशू है, ठीक है। तो ये एक इशू बनता आ रहा है हमारा ट्रेडिशनल इशूज के साथ। तो सम ऑफ द इशूज विच विल बी देयर विल राइट फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग, और कुछ इश्यूज रीसेंट भी हैं। रीसेंट जैसे कि पेंडेंसी ऑफ केसेस या पेंडेंसी ऑफ कंप्लेंट्स। 2019 31 मार्च के डेटा की बात करते हैं तो तकरीबन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस के पास 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट जो हैं वो पेंडिंग है, अलग अलग स्टेट्स की इंफॉर्मेशन कमीशंस के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अभी भी इन चीजों को लेके सीरियसनेस थोड़ी कम है, जनता में अवेयरनेस थोड़ी कम है, जनता में डिवाइड हो चुका है, टेक्नोलॉजी का डिवाइड आया हुआ है, जेंडर का डिवाइड आया हुआ है। ये सारे एस्पेक्ट्स अगर हम लिख देंगे तो हम थोड़ा सा होलिस्टिकली इस आंसर को लिख सकते हैं। फाइनली
जब हम कंक्लूजन लिख रहे होंगे ना, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट है, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे सजेशन थे, जब हम कंक्लूजन लिख रहे होंगे तो हमने 2-3 वे फॉरवर्ड बता देने। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, इंफॉर्मेशन कमीशन को स्ट्रेंथन करने की बात काफी समय से चलती आ रही है। 2019 के आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट से ऐसा कहा जाता है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, या सॉरी जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसकी पावर्स को वीकन किया गया है। आगे आने वाले समय में उसे और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए हमने देखा सिविल सर्विसेज के बड़े रिफॉर्म के तौर पे मिशन कर्मयोगी आया है, जिसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि लोगों को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कैसे सेंसिटाइज किया जाना चाहिए लोगों की ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए। लीगली बैक्ड सिटीजन चार्टर बनने चाहिए और उनकी लीगल बैकिंग होनी चाहिए, यानी कि कानून के तहत उनको इंप्लीमेंट करने की ये कंपल्शन होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स के पास। और टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग हमें हर स्कीम की करनी होगी, जैसा कि धीरे धीरे हर स्कीम के अंदर हम देख रहे हैं होता जा रहा है। इस तरीके से अगर आप गोइंग फॉरवर्ड 2-3 पॉइंट बता दोगे तो आपका आंसर जो है काफ़ी सशक्त इंप्रूव हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि भाई जिस तरीके से एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि लोगों को जो है मृत डिक्लेयर कर दिया जाता था या डेड डिक्लेयर कर दिया जाता था जबकि वो जिंदा होते थे, और कई सालों तक उन्हें ये प्रूव करना पड़ा कि वो जिंदा है। ऐसे कुछ केसेस हमने यूपी और बिहार के अंदर देखे। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से अलग होके एक बेहतर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मॉडल की तरफ हमें जाना चाहिए। इसी तरीके से हम इस आंसर को जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट दिस आंसर इन अ प्रॉपर मैनर।